स्क्रीन पे ये प्रदर्शित हो रहा होगा। आज का जो सेशन है वो आपका आउटपुट डिवाइस के बारे में चलेगा। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर के द्वारा कई अलग अलग तरह का आउटपुट जनरेट होता है जिसको प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरह के आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जैसे वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट को प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित आउटपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। यानी कंप्यूटर में जो भी आप इनपुट करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो उसका रिजल्ट लेने के लिए जो डिवाइस होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। तो आपके कंप्यूटर से अनेक प्रकार के जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो डिफरेंट जो डिवाइस लगे होते हैं उसके माध्यम से आउटपुट आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आउटपुट को आप कह सकते हैं कि यह IT गैजेट्स का एक हार्डवेयर कंप्यूटर का पार्ट है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में इनपुट किए गए डाटा का आउटपुट रिजल्ट प्राप्त करते हैं। जैसे पहला इसमें आउटपुट जो डिवाइस देखते हैं वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर कंप्यूटर का एक आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस है जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। यानी वीडियो का पूरा नाम होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसके नाम से जाना जाता है। यह देखने में टीवी यानी टेलीविज़न की तरह होता है, LCD LED की तरह होता है। यह मॉनिटर का कार्य यूजर द्वारा किए गए इनपुट के परिणामों को सॉफ्ट कॉपी में प्रदर्शित करना होता है। यानी आपके CPU में जो भी काम होते हैं, जो भी डेटा होते हैं या जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जो भी काम आपको देखना है, तो इसको जो डिस्प्ले यूनिट होता है वो मॉनिटर होता है। ये कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट होता है। टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। कंप्यूटर के मॉनिटर के भी कई प्रकार हैं। जैसे कि पहले के समय में जो आ रहा था वो मोनोक्रोम आ रहा था। जैसे आप लोग पहले देखते होंगे कि मोनोक्रोम एक टेलीविज़न भी था, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, जिसमें के ब्लैक एंड वाइट दिखता था। तो कंप्यूटर के मॉनिटर भी शुरुआत में ऐसे ही बनते थे जो ब्लैक एंड वाइट पर दिखते थे, ठीक है। तो उसका नाम था मोनोक्रोम, वो सबसे ओल्ड टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद आया था CRT, इसका नाम है कैथोड रे ट्यूब। ये इसके पहले इस जनरेशन में देखे होंगे कि अभी आज से लगभग 5-6 साल पहले जो मॉनिटर यूज होते थे बड़े बड़े, वो CRT होते थे, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। उसकी एक बैक पॉइंट ये थे कि वो ज़्यादा बिजली खपत करता था, ठीक है, और केबल में रखने में ज़्यादा जगह भी रखता था और ज़्यादा उसका वजन भी था। यानी यह तकनीक सस्ती एवं रंगीन आउटपुट देने में सक्षम है। इसमें पिक्चर ट्यूब एलिमेंट लगा होता है जो पुराने TV सेट की तरह होता है। यह टेक्नोलॉजी बंद हो चुकी है, यानी ये CRT टेक्नोलॉजी अब क्या हो गई है, बंद हो गई है। इसके कुछ बैक पॉइंट थे, ठीक है। उसके बाद आ गया LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दूसरा मॉनिटर का प्रकार है। यह एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसे आमतौर से TV और कंप्यूटर मॉनिटर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ इसका इस्तेमाल मोबाइल डिवाइस, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन में भी किया जाता है। यानी आपके मोबाइल में भी जो है LCD और LED लगे हुए हैं, ठीक है। तो LCD का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसको नोट कर लिया करिए। और आपके मोबाइल में भी जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो भी LCD और LED के रूप में ही लगा हुआ है। और इसमें ही नहीं, जितने प्रकार के आपके IT गैजेट्स इस समय यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है, टैबलेट हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया और अन्य भी जो गैजेट्स हैं, वॉच हो गए, जो भी IT गैजेट्स हैं वो उसमें LCD और LED का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा देखिए लैपटॉप हैं, टैबलेट हैं, स्मार्टफोन में भी लगाया जाता है। यह विद्युत की खपत कम करते हैं, यानी जो इसकी विद्युत की खपत है वो बहुत कम होती है और वजन में हल्के होते हैं। इसके बाद जो तीसरा है यहाँ पे मॉनिटर का प्रकार, ये है आपका लाइट इमिटिंग डायोड, जिसे LED कहते हैं। यानी LED का पूरा नाम होता है लाइट इमिटिंग डायोड। LED एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो विद्युत करंट मिलने पर लाइट पास करता है और डिस्प्ले दिखाता है। इसकी रोशनी ज़्यादा चमकीली नहीं होती है। इसमें ब्लैक लाइट रोशनी के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड एक कंपोनेंट होता है, ठीक है, LED का। इनकी कीमत LCD से ज़्यादा होती है। जो LCD होती है उससे ज़्यादा जो कीमती होता है वो LED होता है।
साथ ही इन्हें LCD का ही नया वर्जन माना जाता है, यानी ये सेम टू सेम LCD आधारित है, लेकिन इसमें कुछ अपडेटेड है LCD से। इसके बाद कंप्यूटर डिवाइस का दूसरा जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपका प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में सब लोग रूबरू हैं, सब लोग जानते हैं प्रिंटर क्या होता है। आमतौर पर अगर प्रिंटर देखा जाए तो प्रिंटर आपका IT रिजल्ट्स का एक कंप्यूटर का हार्डवेयर पार्ट है जो प्रिंट करके आउटपुट देता है। किस प्रकार का आउटपुट देता है? प्रिंटर। जैसे आपका मॉनिटर था तो वो डिस्प्ले दिखाकर आउटपुट देता था सॉफ्ट कॉपी के रूप में, तो प्रिंटर जो है उस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बना करके आपको रिजल्ट देता है। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी प्रिंटर को कागज़ पे ही छापने तक सीमित नहीं है। आज के प्रिंटर जो है जितने प्रकार के डिवाइस बनते हैं, जितनी गाड़ियाँ की डिवाइस बनती हैं, उसमें भी जो यूज़ किया जाता है उसमें प्रिंटर का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे परिवर्तित करता है। ये क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है? जैसे आपके सामने यहाँ पे जो PDF दिख रही है या फाइल जो दिख रही है, ये कंप्यूटर के अंदर जो दिख रही है, ठीक है, इसको सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। अगर इसको हमें पेज पे निकालना पड़ेगा तो निकालने के लिए आपको प्रिंटर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करके आपको दे देगा। ठीक है, तो हार्ड कॉपी को आप टच कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को टच नहीं कर सकते हैं। ये कंप्यूटर की फाइलें होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर की जो फाइलें होती हैं उसको प्रिंट करने का काम प्रिंटर करता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, प्रिंटर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी जितने भी प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार की कैटेगरी में बांटे गए हैं, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। यहाँ पर देखिए प्रिंटर इम्पैक्ट है और एक नॉन इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट में आपके कई प्रकार के प्रिंटर आते हैं, जैसे मेन प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, सॉलिड प्रिंटर। दूसरा नॉन इम्पैक्ट में है इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इस प्रिंटर का प्रयोग प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट के साथ ग्राफिक के लिए भी किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर है जहां प्रिंट हेड, रिबन कार्टेज और पेपर के बीच फिजिकल संपर्क स्थापित किया गया होता है। इसमें इंक रिबन के प्रयोग से कागज़ पर इफेक्टिव प्रभावी छापी जाती है, यानी इसमें इंक के माध्यम से जो है कागज़ पे छापा जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर देखिए जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं, जैसे पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इजी प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर, ये सभी आपके इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर क्या होता है? यह एक लोकप्रिय इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके प्रिंट हेड के पिनों को एक मैट्रिक होता है। इसमें छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर अक्षरों का निर्माण होता है। इनके प्रिंटिंग हेड में 9, 14, 18 या 24 पिनों का होरिज़ॉन्टल ग्रुप होता है। ठीक है, या तो 9 का होगा, या तो 14 का, या तो 18 का, या तो 24 का, इसी सीक्वेंस में होंगे। ठीक है, एक बार में एक कॉलम की पिन हेड से बाहर निकालकर डॉट्स को छापती है। इनकी प्रिंटिंग 30 से 600 प्रति सेकेंड होती है। एक सेकंड में 30 अक्षर से लेकर के 600 अक्षर तक ही छाप सकती है। ठीक है, दूसरा होता है बिजी हिल प्रिंटर। इन प्रिंटरों में प्रिंटिंग के लिए प्लास्टिक के पहिए हिल का प्रयोग किया जाता है। इस पहिए की आकृति तुलाबहार, यानी यह एक फ्लावर होती है। ठीक है ना, ये फ्लावर की जैसे बनाई गई है, इसलिए फ्लावर के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, डेजी हिल प्रिंटर। दूसरा होता है लाइन प्रिंटर, यानी लाइन प्रिंटर वे प्रिंटर होंगे जो एक बार में एक पूरी लाइन को छाप देंगे। ठीक है, इस प्रकार के प्रिंटर एक समय में पूरी पंक्ति को छापते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर तीव्र गति से काम करते हैं, यानी जो इसकी स्पीड होती है थोड़ा फास्ट होती है। इनकी गति LPM यानी LPM में मापते हैं, लाइन पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना लाइन छाप देता है। ठीक है, इसकी गति इससे मापते हैं। यह 1 मिनट में 300 से 200 2500 लाइनों को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना, या 1 मिनट में कितना लाइन प्रिंट कर सकते हैं? 300 से मिनिमम 300 करेंगे, मैक्सिमम कितना करेंगे? 2500। उसके बाद होता है नॉन, वो जो सभी जितने प्रिंटर थे वो इम्पैक्ट प्रिंटर थे। क्या थे? इम्पैक्ट। अब आगे आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक और इंकजेट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आमतौर पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा तेज होते हैं। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट से बहुत तेज प्रिंटिंग करते हैं, फास्ट प्रिंटर होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं?
इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बूंदों को बौछार करके कैरेक्टर और चित्रों की छपाई की जाती है। यानी इसमें जो छापता है वो जितने भी आपके कैरेक्टर होंगे, जैसे मान लीजिए नोजल को यहाँ पे प्रिंट करना है तो नोजल को ऐसे इस पर रगड़ेगा नहीं पेज, ठीक है ना। ये नोजल की जगह जो इसके रिबन जितना पाएगा नोजल यहाँ लिखा है तो इसको स्याही को फब्बारा मारता है, ठीक है, फब्बारा मार के इसको प्रिंट करेगा। कागज़ का उचित दिशा में छोड़ा जाता है तो इस प्रिंटर का प्रिंट आउट अधिक स्पष्ट होता है क्योंकि इसमें अच्छा का निर्माण कई डार्ट से मिलकर बना होता है। इसमें डार्ट से मिलकर के बने होते हैं। थर्मल प्रिंटर क्या होते हैं? थर्मल प्रिंट यह पेपर को अच्छा छापने के लिए हीट का प्रयोग करता है या हीट के द्वारा स्याही को पिघलाकर कागज़ पर छोड़ते हैं जिससे अच्छा या चीज छपते हैं। फैक्स मशीन में भी इस प्रकार का थर्मल प्रिंटर होते हैं। इसमें क्या होता है? पाउडर होता है। क्या होता है? पाउडर। जो इंक होता है वो पाउडर के रूप में होता है और इसको जब प्रिंट करना होता है तो पाउडर उसको जितना आपको स्याही यूज करना है उसको हीट करता है। क्या करता है? हीट यानी गर्म करता है। गर्म करके पिघला करके फिर उसको पेज के ऊपर छापता है, ठीक है। तो अधिकतर इसका प्रयोग जो है फैक्स मशीन में भी किया जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है कि फैक्स मशीन में यूज होने वाले प्रिंटर का क्या नाम है? कौन सा प्रिंटर है? थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इसमें कौन से इंक लगते हैं? पाउडर वाले इंक लगते हैं। उसको पिघला करके हीट करके उस पर छापने का काम किया जाता है। लेजर प्रिंटर क्या होता है? लेजर प्रिंटर के द्वारा उच्च गुणवत्ता यानी हाई क्वालिटी का अगर छापना है तो उसमें लेजर प्रिंटर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। लेजर प्रिंटर के द्वारा विभिन्न स्टाइल के अक्षरों को लेजर पेड़ों की सहायता से छाप सकते हैं। एक लेजर आपका जो है नॉर्मल होता है, एक होता है लेजर जो है कटिंग भी करती है, ठीक है। जैसे देखते होंगे कि इस समय जो आपके दीवार पे या यहाँ आपके घर के दीवार पे या द्वार पे जो लगाए जा रहे हैं दरवाजे, उस पर नाम छपा हुआ आ रहा है, ठीक है, या उस दरवाजे में नाम कटा हुआ आ रहा है तो वो भी लेजर कटिंग मशीन होती है, वो भी एक प्रिंटर ही है, ठीक है। या जितने प्रकार के डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं, कोई भी आपका मशीन बनाया जाता है, मशीन में भी जैसे मान के चलिए कोई पार्ट बनाया जाएगा तो उसमें भी जो पार्ट का डिज़ाइन तैयार किया जाएगा वो भी प्रिंटर के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद होता है एक 3D प्रिंटर। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी यह प्रिंटर नई पीढ़ी की प्रिंटर मशीन जो इस समय जो यूज़ किया जा रहा है 3D प्रिंटर का अधिकतर प्रयोग किया जा रहा है। इसको एक मैन्युफैक्चर किया गया है जो कि 3D मॉड्यूल डिजिटल मॉड्यूल की वस्तु को लेयर बाय लेयर बनाती है। इसका आविष्कार 1984 में चकहल ने किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? चकहल ने 1984 में किया था। 3D प्रिंटर वस्तु का निर्माण करने के लिए या मिश्र धातु पॉलीमर प्लास्टिक या खाद्य सामग्री जैसे का देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए धातु का कोई निर्माण करना है, ठीक है ना, पॉलीमर का निर्माण करना है, ठीक है, या प्लास्टिक का कोई निर्माण करना है, ठीक है। जैसे देखते होंगे प्लास्टिक के दुकान के नाम पे दुकान का जो होर्डिंग होता है प्लास्टिक से लिखा होता है, ठीक है ना, तो वो किससे बने होते हैं? 3D प्रिंटर से। या गाड़ियों की जो डिज़ाइन पार्ट होते हैं, जो पार्ट होते हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है, निकाला जाता है, वो भी 3D प्रिंटर से ही होता है। यानी इसके द्वारा जो है मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, यानी सॉफ्टवेयर में जो मॉडलिंग हम तैयार करेंगे, जो डिज़ाइन देंगे और उसी प्रकार से उस ऑब्जेक्ट को मतलब प्रिंट करेगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो खिलौना है, जो गाने हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो गाने देखते होंगे, गाने पे छोटे छोटे डिज़ाइन बन जाते हैं, नाम लिख जाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जिसके द्वारा किया जाता है 3D प्रिंटर के द्वारा। यहाँ तक कि हथियारों का भी निर्माण 3D प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। आज के समय में जो हथियार बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, इसका भी जो है प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 3D प्रिंटर। वैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर में कमांड की हेल्प से जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के बाद इसके द्वारा उस जो डिवाइस प्राप्त होता है इसके द्वारा निकाल दिया जाता है। अगला होता है प्लॉटर। प्लॉटर देखा जाता है एक प्रिंटिंग डिवाइस है जो ग्राफ को बहुत अच्छे से छापता है। ये बड़ी मशीन होती है। जैसे मान लीजिए बैनर पोस्टर वगैरह छापना है तो यहाँ पे प्लॉटर लगे होते हैं। क्या लगते हैं? प्लॉटर। और ये प्लॉटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गरम पेन प्लॉटर, एक होता है ब्लैक पेन प्लॉटर। अब अगला इसमें आपका चैप्टर में अगला जो अध्याय है वो आपका है कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमेशा क्वेश्चन आया है और आपका आगे क्वेश्चन आएगा भी इसमें से। देखिए कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? यह डिवाइस इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में स्टोर करके रखता है। यानी कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है या जो इंस्ट्रक्शन है, जो डेटा है, जो स्टोर है आपके मेमोरी में स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है? वो मेमोरी में स्टोर है, ठीक है।
या कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट है। कौन सी यूनिट है? स्टोरेज। मेमोरी सीपीयू का अभिन्न अंग है, यानी सीपीयू में भी पढ़ाया गया था। सीपीयू कितने भाग से मिलकर बना हुआ है? 3 भाग से, ALU, CU और MU। जो MU है मेमोरी यूनिट, ये कंप्यूटर का एक मुख्य पार्ट होता है, जो जितने भी डाटा इंस्ट्रक्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, सभी को स्टोर करने का काम करता है। इसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और दूसरी प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक ना। देखिए, एक मेन जो पहली जो मेमोरी होती है उसको हम मेन मेमोरी भी कहेंगे, या इंटरनल मेमोरी कहेंगे, या प्राइमरी मेमोरी कहेंगे, ठीक है। इसमें डाटा को बाइनरी फॉर्मेट, जो बाइनरी फॉर्मेट होता है, बाइनरी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, 0-1 होता है। बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? 0-1 के रूप में स्टोर किया जाता है। क्वेश्चन ये आते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट क्या होता है? 0 और 1 होता है। क्या होता है? 0 और 1। तो वहाँ दे देगा 1 0, ऐसे करके दे देगा 1 1 0, ऐसे ये नहीं होता है। इसको पहचान लीजिए, जो बाइनरी फॉर्मेट में क्या है? 0 और 1। तो कंप्यूटर भी जो है किस फॉर्मेट को पहचानता है? हमेशा 0 और 1 को ही पहचानता है। यहाँ नोट में देख रहे हैं, किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखने के लिए मेमोरी का में किसी भी सूचना को, किसी भी परिणाम को कंप्यूटर में किसी सॉफ्टवेयर को या किसी भी डेटा को स्टोर कर रखना है, तो जिस जगह पे स्टोर करता है, जो डिवाइस होता है, उसको मेमोरी कहते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से मेमोरी 2 प्रकार की होती है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी हो या आपके IT गैजेट्स जितने भी होते हैं, ठीक है, चाहे आपका टैबलेट हो, स्मार्टफोन हो, वॉच हो, या कंप्यूटर हो, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसमें प्रयोग होने वाले जो मेमोरी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, इसको मुख्य मेमोरी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी को आप इंटरनल मेमोरी कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटरनल। और सेकेंडरी, दूसरी को क्या कहेंगे? एक्सटर्नल मेमोरी। दूसरा जो मेमोरी होता है क्या होता है? एक्सटर्नल। यानी इसको मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में ही बांटा गया है, ठीक है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होते हैं? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, यानी कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी, जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिससे वर्तमान में प्रोसेसिंग यूनिट के प्रोसेस किया जा रहा है। यानी प्राइमरी मेमोरी का एक ही काम होता है कि वो आपके डेटा को, जितने डेटा है उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है। जैसे आप कोई इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी के द्वारा होकर के ही जाएगा, ठीक है। ये मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल 2 तरह की होती है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी है ये 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली मेमोरी होती है वॉलेटाइल और दूसरी क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल। 2 तरह की होती है। प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा को CPU बहुत तेजी से रीड करता है, यानी जो प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर में जितनी अधिक होगी आपका कंप्यूटर उतना ही फास्ट करेगा, चलेगा, ठीक है। क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड में CPU के बहुत करीब स्थित होता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है, यानी प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी कहेंगे और प्राइमरी स्टोरेज भी कहेंगे। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल सामग्री से बनी होती है और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले अधिक महंगी होती है। यानी अगर इसके प्राइस की बात किया जाए तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो ज़्यादा महंगी होती है और सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग का काम किया जाता है, CPU में जो प्रोसेस होता है वो मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के जरिए ही किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके कंप्यूटर में भी जितनी अधिक जो प्राइमरी मेमोरी जितनी अधिक क्षमता की लगाई गई होगी उतना ही अधिक आपका जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस से काम करेगा। अब यहाँ देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी भी कितने प्रकार में बांटा गया है। मेन जो कंप्यूटर की मेमोरी उसको 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी को भी कई भाग में बांटा गया है। यहाँ पे देखिए, तो प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे रैम, रोम और कैच मेमोरी में बांटा गया है 3 भाग में, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य रूप से कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है, रैम, रोम और कैच मेमोरी, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड वाली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? रैम क्या होता है? रैम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है, यानी जो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है,
वैसे तो जितने भी आपके कंप्यूटर के डिवाइस होते हैं वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड में कनेक्ट होंगे, चाहे वो इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, चाहे प्रोसेस हो, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर में कोई आईटी गैजेट्स को कनेक्ट भी करते हैं तो वो मदरबोर्ड से ही कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। कंप्यूटर का जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वो मदरबोर्ड में होता है, ठीक है। और सीपीयू की इंटरनल मेमोरी के रूप में कार्य करती है, यानी जो यह रैम है वो इंटरनल मेमोरी के रूप में कार्य करती है। यह कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, यह अस्थायी मेमोरी होती है। अस्थायी क्यों होती है, जैसे आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, अगर आपने सेव नहीं किया है तो कंप्यूटर अगर आप अचानक रिस्टार्ट कर देते हैं या बंद कर देते हैं तो वो कहीं भी स्टोर नहीं होगा। तो अभी ये मान के चलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, तो ये जो ड्रॉ हुआ है कंप्यूटर में कहीं स्टोर नहीं हुआ है, लेकिन ड्रॉ हो गया, ये दिख रहा है। तो जो ड्रॉ दिख रहा है ये भी तो कोई स्थान लिया होगा ना। ये जो किस स्थान पे है वो प्राइमरी मेमोरी पे है। कहाँ पे है, प्राइमरी मेमोरी। अगर हम इसको किसी जगह सेव कर देंगे तो प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी को उसको सेव करेगा, ठीक है, समझ आ रही है। यानी प्राइमरी मेमोरी जो है ये अस्थायी होती है। क्या होती है, अस्थायी, अर्थात इसमें डाटा स्टोर कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है। वही बात हमने जो बताया, अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर सेव नहीं किए हैं तो जो काम कर रहे हैं वही तो कहीं ना कहीं किसी मेमोरी पे है, तो जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक वो आपका टेम्प्रोरी सेव है, ठीक है ना। अगर सेव नहीं करते हैं, रिस्टार्ट होता है तो वो डेटा आपकी डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार कंप्यूटर में कोई भी काम करते रहते हैं तो उसको हम सेव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, सेव। इससे बेनिफिट ये होता है, अगर आपको अचानक कंप्यूटर बंद करना है या कंप्यूटर मान लीजिए डाउन हो गया या किसी की वजह से कंप्यूटर आपका रिस्टार्ट हो गया तो वो डेटा आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई भी काम अगर हम करते जाएंगे तो उसको सेव करते जाएंगे, जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यानी जो कंप्यूटर अगर आप रिस्टार्ट हो जाता है, कोई डाटा बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर रिस्टार्ट हो जाए, उस सेव नहीं किए हैं तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, वहाँ से शुरू करना पड़ेगा काम आपको। यह वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो रैम होती है, कौन सी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है। इसी से होकर डाटा सेकेंडरी स्टोरेज और प्रोसेस के पास जाता है। यानी रैम से होकर के ही आपका डाटा कहाँ पे जाएगा, प्रोसेस पे जाएगा और सेकेंडरी मेमोरी पे जाएगा। पहले रैम पे जाएगा, जैसे मान लिया आपने कोई बटन दबाया, कोई टाइप किया या कुछ इंस्ट्रक्शन दिए तो वो पहले आपका जाएगा रैम पे, रैम दे देगा प्रोसेसर को। अब प्रोसेसर होने के बाद चाहे उसका आप आउटपुट रिजल्ट ले लीजिए, चाहे आप उसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर लीजिए, समझ गए ना। तो जो ये रैम होती है ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। और ये भी कई प्रकार की होती है, जैसे यस रैम यानी स्टैटिक रैम और डी रैम डायनेमिक रैम, समझ ना। अब दोनों को एक में मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा, एस डी रैम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस डी रैम। यस रैम देख लीजिए क्या होता है। इसका पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें अगर यस जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगर डी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह ऑटो रिफ्रेश होती है, इसमें हम डाटा को अधिक समय तक रख सकते हैं। यह एक महंगी मेमोरी होती है। यह डाटा एक्सेसिव स्पीड अन्य रैम की अपेक्षा तेज होती है। यानी जो एस रैम होती है इसकी स्पीड सबसे फास्ट होती है। अगर आपके कंप्यूटर में एस रैम लगा हुआ है तो इसकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। डी रैम होता है, इसका पूरा नाम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है ना। क्वेश्चन उठाता है डी रैम का पूरा नाम क्या है, ठीक है ना। यह मेमोरी जल्द रिफ्रेश होती है। रिफ्रेश होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डिस्चार्ज से होता है। यह एक सेकंड में हजारों बार रिफ्रेश होती है, अतः इसकी स्पीड स्लो होती है। यानी यह बार बार में जो है रिफ्रेश होती रहती है। कौन सी मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस होती है, ठीक है। इसकी जो स्पीड होती है वो यस रैम से थोड़ी सी कम होती है। यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे जो रैम दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे मान के चलिए आपका लैपटॉप है तो उसमें भी रैम होगा, डेस्कटॉप है तो उसमें भी रैम होगा, ठीक है। आप अपने एंड्रॉइड फ़ोन या उसमें टैबलेट वगैरह या जितने भी आईटी गैजेट्स हैं उसमें आप रैम रोम, जैसे आपका कोई स्मार्टफोन लेने गए तो वहाँ बता रहा है कि 864 है, 8 आपका रैम है और 64 आपका सेकेंडरी स्टोरेज है जहाँ पर आपका डाटा वगैरह सेव होगा, ठीक है। उसके बाद होता है रीड ओनली मेमोरी। ये देख लीजिए क्या होता है, रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी।
रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी जो रैम होती है, रैम भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है और रोम भी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है। लेकिन जो रैम होती है वो वॉलेटाइल होती है। क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी। लेकिन जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल है। क्या है? नॉन वॉलेटाइल है। तो इसमें पूछता है कि जो वॉलेटाइल मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी है कि सेकेंडरी? तो प्राइमरी मेमोरी है, तो प्राइमरी मेमोरी की वॉलेटाइल मेमोरी आपकी रैम है और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आपका रोम है। ठीक है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए प्राथमिक प्रोग्राम और सेटिंग यानी बायोस, बायोस का पूरा नाम हमेशा पूछता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे कंप्यूटर को स्टार्ट बटन दबाते हैं तो आपके डिस्प्ले पे कुछ कॉन्फ़िगर खुल करके आता है, उसमें दिखाता है कि आपके कंप्यूटर में रैम कितना लगा हुआ है, स्टोरेज क्या है, प्रोसेस क्या है। ठीक है। ये सभी सूचना को वहाँ पर दिया गया होता है। तो ये प्रोग्राम होते हैं। क्या होते हैं? प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपके रोम में होते हैं। किस जगह पर होते हैं? रोम में होते हैं। तो जो प्रोग्राम होते हैं उसको हम बायोस कहते हैं। बायोस की सेटिंग क्या कहते हैं? बायोस की सेटिंग। यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे अस्थायी रूप से रखी है, यानी मदरबोर्ड जो होता है वहाँ पे यह फिक्स होती है। जो रोम होती है वो क्या होती है? फिक्स होती है। यानी रोम मेमोरी को अगर आप मदरबोर्ड से डैमेज अगर हो जाता है तो पूरी मदरबोर्ड ही आपकी डैमेज मानी जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये फिक्स होती है, इसको दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। यानी एक बार मदरबोर्ड भी जब तक चलेगा तब तक वो साथ ही चलेगा, इनबिल्ट होता है। यह एक महंगी मेमोरी होती है, या बाजार में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। ठीक है ना। अलग से इसलिए उपलब्ध नहीं है क्योंकि उसको दोबारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ठीक है। यह एक मदरबोर्ड के साथ, यह मदरबोर्ड के साथ आती है, यानी जब मदरबोर्ड कोई परचेज किया जाता है तो उसी के साथ आपकी रोम मेमोरी आती है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। रोम कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहला आता है पी रोम। रोम का पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। अगर पी लगा देते हैं तो पी फॉर होता है प्रोग्रामेबल। क्या होता है? प्रोग्रामेबल। और ईपी लगा देते हैं तो पी तो मालूम हो गया आपको, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ई जो हो गया, ई आपका इरेजेबल है। क्या है? इरेजेबल। इस प्रकार से ये हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर डबल ईपी लगाते हैं तो यहाँ से आपका हो जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक और ई लगा देते हैं तो वहाँ का नाम होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। यानी इलेक्ट्रिसिटी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मेमोरी के फुल नाम भी पूछे जाते हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल से भी पूछे जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल से भी पूछे जाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी से भी पूछे जाते हैं। ठीक है। और देखिए पी रोम क्या होते हैं। इसका पूरा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह चिप में केवल एक बार प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। इस चिप में जो ये चिप दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसमें केवल 1 टाइम ही आप क्या करेंगे? प्रोग्राम को स्टोर करेंगे। प्रोग्राम में रूट एरर होने पर उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है। अगर उसमें कोई एरर आ गई तो पूरा मदरबोर्ड आपका खराब कर देगा। ठीक है। यानी इसमें एक बार जो है फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा होता है ईपी रोम। ईपी रोम का पूरा नाम देख लीजिए। ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप में पी रोम की समस्या को दूर किया गया था। मतलब जैसे एक वजह से उसमें कोई एरर आ जाता था तो पूरी मदरबोर्ड को हटा दिया जाता था। इसको समस्या को देखते हुए ईपी रोम बनाया गया। क्या बनाया गया? ईपी रोम, यानी इरेजेबल, जिसको मतलब दोबारा से उसमें एरर को सही किया जा सके। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता था। यानी जो ये ईपी रोम है इसमें हम क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखा जाता था, जिससे चिप में स्टोर प्रोग्राम और डाटा को डिलीट किया जा सकता था। यानी इसको कैसे डिलीट करते थे? यानी अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रख करके इसकी जो डेटा है उसको डिलीट कर दिया जाता था। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, जो एक कठिन महंगी प्रक्रिया थी। यानी पहले डिलीट करना था, ठीक है, फिर उसको फिर दोबारा अगर कोई एरर आती है तो उसको डिलीट करके फिर नए प्रोग्राम को उसमें लोड किया जाता था। उसके बाद जो मेमोरी आया वो मेमोरी आया आपका डबल ईपी रोम। ठीक है ना। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस चिप ने ईपी रोम की समस्या को दूर किया। यानी पहले पी रोम आया प्रोग्रामेबल रोम, उसमें जो एरर आया तो उसके बाद जो अपडेट वर्जन आया वो ईपी आया, और ईपी से जो अपडेट वर्जन आया वो डबल ईपी रोम आ गया। ठीक है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम डाटा को सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया गया था। इसके लिए चिप को मदरबोर्ड से निकालने की आवश्यकता नहीं होती है।
यानी इस जो बदलना है अब मदरबोर्ड से हम उस सर्किट से बाहर नहीं करेंगे, अलग नहीं करेंगे, ठीक ना। मदरबोर्ड पे ही रहेगा और मदरबोर्ड को ही कनेक्ट करके इसमें हम जो प्रोग्राम है उसको सुधार सकते हैं। यह एक सरल एवं सस्ती प्रक्रिया है। अब इसको क्या किया गया, जब कोई एरर आता है तो उसको फिक्स किया जाता है जिससे वो ईजी हो जाता है चलने में, ठीक है। यही प्रक्रिया इसमें किया गया था। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रूल का प्रयोग किया जा रहा है, यानी जो आजकल के जो मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें कौन से प्रयोग किया गया है, डबल EEPROM का, ठीक है ना। कैच मेमोरी क्या होती है, यह मेमोरी CPU के रैम के बीच में होती है। यह CPU और रैम के बीच में एक ब्रिज का कार्य करती है। कैच 3 प्रकार की होती है, जो L1, L2 और L3 के रूप में होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए जो मेन मेमोरी है उसको बांटा गया है। पहले यहाँ पे देखिए एक मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को कैच मेमोरी में बांटा गया है जो CPU में यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसके ग्राफ दिए गए हैं, जैसे CPU है तो इसको रजिस्टर किया गया है, इंस्ट्रक्शन देंगे, डाटा और एड्रेस वगैरह जो भी चीज़ इसमें देंगे वो सभी आपके कैच में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, कैच में। कैच में होते हुए फिर मेन मेमोरी जाएगा, मेन मेमोरी से होते हुए फिर हेड में जाएगा। उसके बाद उसको जो है स्टोर कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे काम को कर सकते हैं। ये डायग्राम आपको बताया गया है। सेकेंडरी मेमोरी देख लीजिए क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी जो होती थी वो डाटा को टेम्पोररी सेव करती थी। कैसे सेव करती थी, टेम्पोररी मतलब कुछ क्षण के लिए, ठीक है ना। यानी आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर चलाते समय कंप्यूटर में जो डेटा है अगर सेव नहीं किए हैं, बंद हो जाता है तो उस डेटा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही आप कंप्यूटर में चला रहे हैं, कोई डेटा या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जब स्टोर करते हैं तो स्टोर करते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है। कहाँ पर होती है, सेकेंडरी। ये क्वेश्चन आता है कि आप अपने कंप्यूटर में जो प्रोग्राम या डेटा को स्टोर करते हैं वो किस मेमोरी में से होती है, तो वो सेकेंडरी में होती है। कहाँ पर होती है, सेकेंडरी में। जो सेकेंडरी में से होती है वो परमानेंटली होती है। कहाँ होती है, परमानेंटली। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है टेम्पोररी और परमानेंटली दोनों से, ठीक है ना। तो टेम्पोररी में आपका कुछ क्षण के लिए सेव होगा, परमानेंटली में आपका कंप्यूटर में डाटा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो परमानेंटली सेव होगा वो सेकेंडरी में होगा और जो टेम्पोररी होता है वो प्राइमरी में होगा। सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यानी स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। आमतौर पर यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। यानी कंप्यूटर जो CPU है उसका मेन भाग इसको नहीं होता है, लेकिन इसको जोड़ा जाता है। यानी कंप्यूटर जो सेकेंडरी मेमोरी है इसके बिना भी आप कंप्यूटर को जो है चला सकते हैं प्राइमरी पे अपना प्रोग्राम लोड करके, लेकिन किसी भी डेटा को स्टोर नहीं कर सकते हैं। यही शुरुआत में जब कंप्यूटर बना था यही दिक्कत थी। यानी उस समय कंप्यूटर चलते थे, चलने के बाद जो है फिर कंप्यूटर स्टार्ट होता था, जो काम करना होता फिर शुरू करना होता। तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो आपके कंप्यूटर के फादर माने जाते हैं चार्ल्स बेबेज, इन्होंने इस पर काम किया, ठीक है ना। कि जो ये प्रक्रिया से शुरू हो रही है और ऐसी प्रक्रिया लाई है कि अब जहाँ से शुरू हो रही है वहीं से फिर से स्टार्ट किया जाए। तो इन्होंने अपनी जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए इसमें जो एरर था उसको फिक्स किया था। इसमें डाटा स्टोर किया जाता है या अस्थायी मेमोरी होता है। यह मेमोरी कौन सा मेमोरी होता है, अस्थायी, और प्राइमरी मेमोरी और अस्थायी होता है, ठीक है। अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर इसमें डाटा डिलीट नहीं होता है। आवश्यकता अनुसार इसमें से फाइल फोल्डर को भविष्य में ओपन करके देख सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं। इसको यूजर द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है। यानी इसको सेव करेंगे तब तक सेव रहेगा जब तक यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है एवं डाटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। यानी जो प्राइमरी मेमोरी होती है उससे जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो धीमी होती है। यानी इसके प्रकार से कह सकते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो फास्ट है और सेकेंडरी मेमोरी जो है स्लो है। और रेट की बात देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा महंगी है और सेकेंडरी मेमोरी सस्ती है। अगर स्टोरेज के माध्यम से देखा जाए तो प्राइमरी मेमोरी में आपके टेम्पोररी डाटा सेव होते हैं और सेकेंडरी में आपके परमानेंटली डाटा सेव होते हैं, जिसको दोबारा। अभी आप देखिए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी जो सेकेंडरी डिवाइस बनाए गए, सेकेंडरी मेमोरी बनाए गए हैं, ये भी कई प्रकार के बनाए गए हैं। मैग्नेटिक टेप एक अस्थायी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है